हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन। हिस्ट्री का हमारा ये 7th सेक्शन है, जिसमें कि हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। मगध साम्राज्य का कैसे उदय हुआ है। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखे थे, उसके पहले हम लोग महाजनपद देखे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि मगध साम्राज्य उत्कर्ष हुआ कैसे। ये आपका बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे या किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए ये बेसिक आपको है, बेसिक हिस्ट्री है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो नए स्टूडेंट स्टार्ट जस्ट किए हैं तो उनके लिए ये बेसिक है और बहुत अच्छा ढंग से इसको समझ लेंगे तो प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगा। राइज ऑफ मगध एम्पायर मतलब मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। इसके पहले हम लोग बात किए थे कि 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, आपस में लड़ने लगे। लास्ट में मात्र 5 महाजनपद बचे थे, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। जिसमें से पहला जो है, जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य के रूप में उभरा, वो था मगध साम्राज्य। तो ये महाजनपद के आपस में कन्फ्लिक्ट के बाद में सबसे जो पावरफुल है, सबसे बड़ा जो साम्राज्य उभरा वो था मगध साम्राज्य। पहला डायनेस्टी, पहला कोई वंश जो है मगध साम्राज्य पे राज किया वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिंदुसार एक थे मौर्य साम्राज्य का, लेकिन यहाँ पे हैं हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। मगध जो है वो हर्यक वंश के समय में तरक्की करने लगा और शिशुनाग और नंद वंश के समय ये अपना पीक पर पहुँचा, बहुत आगे तक इसको फैला और मौर्य वंश तक पहुँचते पहुँचते इसका एकदम हाई लेवल था, एकदम पीक लेवल था। तो इस तरह से इतने सारे शासक जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश, ये सारे जो है मगध पे उस समय राज्य किए। अब मगध एम्पायर की बात करें तो मगध एम्पायर वाज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग और फिर मगध, ये नंद वंश। हर्यक वंश में आप देखेंगे तो 560 से 413 बीसी के बीच में रहा और इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार का जो पुत्र हुए अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में फिर आए उदयभद्र, जिसको उदयीन कहा गया, जिन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। हम लोग इसको आगे देखते हैं। दूसरा वंश देखें तो वह शिशुनाग वंश, जो कि 413 से लेकर 345 बीसी तक रहा। और शिशुनाग जो था वो इस वंश का स्थापना किया और काला शोक इस समय का सबसे प्रतापी राजा के रूप में माना जाता है, जिसके समय में बौद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। और तीसरा देखिए वो है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मनंद, और धनानंद जो है उसके बहुत बड़े एक शासक के रूप में उभरे थे, जिसके बाद में फिर चाणक्य के कूटनीति के द्वारा फिर यहाँ पे इसके बाद में धनानंद को हराने के बाद में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। मगध एम्पायर जो है वो 684 से 320 बीसी के बीच में इसको माना गया था, कितना तक एग्जिस्ट था। 6th सेंचुरी में देखा जाए तो 6th to 4th सेंचुरी में देखा गया कि महाजनपद टोटल, तो उसमें से मात्र 4 महाजनपद बचे, जिसमें मगध, कौशल, अवंती और वत्स। और इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था मगध साम्राज्य ही। और मगध जो है आज के समय में लोकेशन कहाँ है, आज ये बिहार में है। हम लोग मगध में, अब हम लोग बिंबिसार से हम लोग शुरू करते हैं। मतलब हर्यक वंश हमारा शुरुआत हुआ था, ये हमारा हर्यक वंश के थे संस्थापक, और यहाँ से बिंबिसार से हमारा शुरू होता है। तो बिंबिसार जो है रूलर ऑफ हर्यक, ठीक है, ये गौतम बुद्ध के समय में थे। इसको हम लोग आगे पढ़े भी हैं, इसके पहले गौतम बुद्ध के जो चैप्टर था उसमें। बिंबिसार जो है पहला ऐसा राजा था जो कि परमानेंट आर्मी रखा था। तो ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा है कि बिंबिसार ही एक ऐसा राजा था जो कि परमानेंट आर्मी रखा था, जिसका नाम रखा गया था सेनीय या श्रेणीय। ठीक है, बिंबिसार फादर वाज बीटन बाय अंग मोनार्क, दस बिंबिसार कंकर्ड अंग। तो चलिए इसको समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इन्होंने जो है बिंबिसार ने 3 प्रोन्ड स्ट्रेटजी बनाई, मतलब एक ऐसा नीति बनाया कि कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया जाए। पहला उनका जो फॉर्मूला था वो था मैट्रिमोनियल एलायंस, मतलब शादी विवाह के संबंध जोड़ के अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो उन्होंने कैसे क्या किया, वो प्रिंसेज ऑफ कौशल, लिच्छवी और भद्र, ये सारे वंश के मतलब लोगों से उन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद में वो सब साम्राज्य को अपने कब्जा में लिया। दूसरा फॉर्मूला था फ्रेंडशिप विथ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, जो योद्धा बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, उनके साथ ये दोस्ती करना इन्होंने पसंद किया। तो जैसे अपना रॉयल फिजिशियन भेजा था जीविक
जो वो किसको भेजे थे, अवंती के राजा में, इसलिए कि उनसे दोस्ती का हाथ बढ़े और दोस्ती का संबंध बढ़े। तीसरा था कॉन्केस्ट ऑफ वीक नेबर्स, मतलब जो भी अपने आसपास का जो साम्राज्य था उसको जीतना, उसको हरा देना, जो भी कमज़ोर है उसको हरा देना। मतलब ये 3 जो पॉलिसी को फॉलो किया, पहला शादी ब्याह से अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाया, दूसरा था दोस्ती से आगे बढ़ाया, मतलब किसी को जरूरत पड़ा तो उसको मदद किया और धीरे धीरे उस साम्राज्य पे अपना प्रभुत्व कायम किया। और तीसरा जो था वो था कि जो कमज़ोर है उसको हरा दो, उसको हरा के अपना कब्जा कर लो। जैसे कि अंग कैपिटल कहाँ था, चंपा, तो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, इसको उन्होंने कमज़ोर देखा, उसके बाद उसको जीत लिया। ठीक है, हम लोग परमानेंट आर्मी रखे, उसको हम लोग देख लिए। मगध जो है डोमिनेंस फोर्स जो है बहुत शक्तिशाली बना और धीरे धीरे अपना कूटनीति के बल पर ही अपना साम्राज्य को काफ़ी विस्तार किया बिंबिसार के समय में। बिंबिसार के बारे में बोला जाता है, बिंबिसार जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों को फॉलो करता था। दोनों के जो इसके गुरु हैं तो ऐसा माना जाता है कि दोनों बोलते हैं, जैनिज्म भी बोलते हैं कि बिंबिसार जैन का फॉलोअर था और बुद्धिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ये जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को ही पालन करता था। अब उसके बाद में आता है अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद में आया अजातशत्रु, आया 492-462 ईस्वी तक। और इसने जो है अजातशत्रु को, इट स्टेटेड दैट अजातशत्रु, क्योंकि अपने पिता को मारने के बाद में अपना साम्राज्य को एक कब्जा किया था। इसने सबसे पहला अपना वार इंजन के रूप में इस्तेमाल किया, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि रथ मुसल, मतलब अपने एक ऐसा रथ बनाया था जिससे कि अपना सील कंटक, मतलब वार इंजन जिससे कि पत्थर फेंका जाता था, जब युद्ध होता था उसमें पत्थर फेंकने का मशीन डेवलप किया था। ये किसके समय का है, अजातशत्रु के समय में। ठीक है, और इन्होंने एक उस समय का रथ भी बनाया था जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ, जैसे बहुत सारे सैनिक को एक साथ नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको एक रथ भी बनाया था। तो वार इंजन जो है उसको हम लोग महाशिलकंटक कहा गया, महाशिलकंटक, और जो रथ बनाया गया उसको रथ मूसल कहा गया, जो बहुत सारे आदमी को एक साथ में वो ख़त्म कर देता था। तो रथ मूसल और महाशिलकंटक। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब अजातशत्रु के बाद में आया उदयन। अब उदयन जो जाना जाता है अपना रणनीति के बारे में, स्ट्रेटजिक रीजन, और इसी की वजह से उन्होंने जो है पटना का स्थापना किया था। पटना का कहाँ पे, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, गंगा और सोन के मुहाना पे एक सिटी को डेवलप किया पटना, जिसको कोई अपना केंद्र बनाया। तो उदयन के बारे में बोला जाता है कि वो पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना का स्थापना वही किए थे, और उसको स्थापना किया गया था एक स्ट्रेटजिक रीजन की वजह से, एक रणनीति था स्वेच्छा की भावना से। उन्होंने कहा कैपिटल पाटलिपुत्रा जो है उसको स्थापना किया, ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल, और उसके बाद में उसका नाम रखा पाटलिपुत्रा। और धीरे धीरे फिर हर्यक वंश जो है वो धीरे धीरे इसका कमज़ोर होते गया और ख़त्म होते चला गया। उसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को बोला जाता है अमात्य, जिसके जो अमात्य थे, यानी शिशुनाग जो है, शिशुनाग वाज एन अमात्य, वो एक अमात्य थे। किस समय के, मगध पीरियड के समय। मगध पीरियड, अमात्य मतलब उसका एक कहा जाए तो एक हेड होता था, उस साम्राज्य के एक बहुत बड़ा पद पे होते थे। और उसके बाद में उन्होंने शिशुनाग वंश का, जब राजा बने तो उन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। ठीक है, इन्होंने अवंती को हराया और बहुत सारे मगध साम्राज्य, बहुत सारे इसके क्षेत्र को मगध साम्राज्य में इसको मिला लिया, और लगभग 100 साल तक राइवलरी चला मगध और अवंत के बीच में। तो शिशुनाग इसी के समय में, दरअसल इसको शिशुनाग के बारे में इतना ही सिर्फ आपको जानना है कि ये शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। दूसरा आता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में जो है कहा जाता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पता चलता है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसी समय जो वैशाली में हुआ था, तो वो कालाशोक के समय, उस समय जो शासक थे वो कालाशोक ही थे। और ही वाज किल्ड बाय महापद्मानंद, और ये जो है कालाशोक को मारने वाला महापद्मानंद थे, और महापद्मानंद जो है मार के एक नया नंद वंश का स्थापना किए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महापद्मानंद जो कि नंद वंश का स्थापना किए। तो ये पहला ऐसा वंश था जो कि नन क्षत्रिय था, मतलब क्षत्रिय नहीं था। बहुत सारी इसके अलग अलग ऐसे सोर्स हैं जिसमें कि बताया जाता है, कोई बताता है कि ये लोअर कास्ट था, कोई बताता है कि कोई अलग शूद्र या फिर कुछ अलग वर्ण के थे, जो कि मूल रूप से शासक के श्रेणी में नहीं आते थे। तो अलग अलग हिस्टोरिकल इसका अलग अलग अपना व्यू रखते हैं।
ही इज नोन एज एम्पायर बिल्डर, इसको कहा जाता था एम्पायर बिल्डर, मतलब एक राट, मतलब एक साम्राज्य का निर्माण करता है, इसको कहा जाता है महापद्मानंद को। इन्होंने कलिंगा को एक्वायर किया और कौशल से मगध तक यानी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा का जो इस पर जो स्क्रिप्टेड है, जो इस पर लिखा हुआ है, उससे पता चला है कि कलिंगा और कौशल मगध ये सब को मतलब ये रूल किया है कौन, महापद्मानंद। अब उसके बाद में आते हैं धनानंद। धनानंद जो है नंद वंश के लास्ट राजा के रूप में माने जाते हैं और बहुत सारे मामले में पॉपुलर नहीं थे, मतलब इनको एक माना जाता है कि विलासिता थे और एक घमंडी टाइप के थे, मतलब जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे और ओप्रेसिव थे, बहुत सारे नया नया टैक्स लगाते थे और लोगों को शोषण करते थे। तो मतलब जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे, जनता के बीच में अनपॉपुलर थे। उसी समय कुछ कौटिल्य से चाणक्य से कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जो कि चाणक्य ने बोला था कि कोई यहाँ पे इस मगध साम्राज्य पे कोई हमला करने वाला है, जिसको लेकर वो इसकी बात को इनकार कर दिए। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तरह से कहा जाए तो एक टारगेट के लिया था कि हमको यहाँ पे एक अलग वंश का स्थापना करना है, जिसमें कि बाद में भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया। अब हम लोग बात करें तो लास्ट किंग थे जो कि धनानंद, नंदवंश के, बहुत ओप्रेसिव थे, बहुत सारे टैक्स लगाते थे, बहुत सारे शोषण करते थे। चंद्रगुप्त इसी का एडवांटेज लिया और धीरे धीरे वो इस पर अपना शासन स्थापित किया, नंदवंश को, धनानंद को हटाकर, और वहाँ पर फिर मौर्य वंश का स्थापना किया। धनानंद के समय बोला जाता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर इस समय आक्रमण किया था। सिकंदर को लेकर ही चाणक्य ने चेतावनी दिया था कि हमला होने वाला है, मगध साम्राज्य पे आने वाला है, लेकिन धनानंद ने इस चीज़ को इनकार कर दिया क्योंकि उस समय धनानंद के पास में बहुत बड़ी एक आर्मी होती थी, जिसकी वजह से सिकंदर भी यहाँ आने से डरता था। तो अलेक्जेंडर जो है इंडिया जब घुसा, लेकिन वो किसी भी हालत में ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंद का सेना जो है बहुत ही पावरफुल नंद सेना था, धनानंद की सेना था, जिसके वजह से उसको नहीं पार कर पाया। अब मगध का इतना सक्सेस के पीछे क्या था कारण, उसका हमको रीजन जानते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करें। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसा था कि मगध जो है एक स्ट्रेटजिक लोकेशन के रूप में था, जिसमें कि यहाँ पे काफ़ी मिनरल्स भी मिलते थे, जिसकी वजह से उससे हथियार बनाना आसान होता था। तो जो मगध की आर्मी था उसके पास हाई क्वालिटी के हथियार होते थे, क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी का यहाँ पे आयरन का सोर्स था, लोहा मिलता था। इसका कैपिटल राजगृह रखा गया, जो कि ये पांचों तरफ से पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था और एक तरह से कहा जाए तो मतलब नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, मतलब प्राकृतिक रूप से किलाबंदी था। तो यहाँ पे किसी को प्रवेश करना ये बहुत मुश्किल होता था, इस साम्राज्य को जीतना। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र एक गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे, एक मुहाना पे इसको स्थापना किया गया था, जो कि बहुत सारे ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक रास्ता का एक माध्यम बन गया था। गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा का जो समतल मैदान था वो काफ़ी ज़्यादा रिच था मिनरल्स में। उसके साथ साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर और वहाँ पे आर्मी के लिए एक समतल भूभाग था जहाँ पे कृषि बहुत अच्छा होता था, और साथ साथ वो कृषि होने की वजह से वहाँ पे अगर बहुत बड़ा आर्मी ठहराया भी जाए तो उन लोग को खाने पीने का दिक्कत नहीं होता था। तो ये सब इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन माना जाता है, जिसकी वजह से मगध साम्राज्य काफ़ी तेज़ी से फैला था। उस समय एलिफेंट को भी, हाथी को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता था। घोड़ा को उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन घोड़ा उस समय भी इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो एलिफेंट कैन बी यूज्ड फॉर स्टॉर्मिंग फोर्ट्रेस, तो बहुत सारे किला को तोड़ने के लिए एलिफेंट का, हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। और एक ऐसा था यहाँ पे चूँकि प्लेन एरिया था, रोड नहीं था लेकिन प्लेन एरिया था, तो ऐसे में बहुत आसानी से मार्च करता था, समतल भूभाग होने की वजह से। उसके साथ साथ अगर देखेंगे मगध साम्राज्य को उदय का एक और मुख्य कारण कि उस समय के बहुत अच्छे अच्छे शासक भी हुए, गुड लीडर्स, जिसमें कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सब उस समय के बहुत दिग्गज, मतलब बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए जो मगध साम्राज्य को उत्कर्ष किए, मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाए। और उसके अलावा देखें तो एंथुजियाज्म ऑफ एक्सपेंशन, मगध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भी लोगों में, मतलब उस समय के शासक में बहुत ज़्यादा जोश खरोश था। मगध सोसाइटी सपोर्ट फॉर अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन लीड टू द क्वेस्ट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब ऐसा जो था मगध साम्राज्य ऐसा नहीं था किसी धर्म से या किसी तरीका से बंधा हुआ था कि नहीं हम लोग दूसरे देश में अगर जाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से ये मगध साम्राज्य है काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ।
तो हम लोग मगध साम्राज्य का इसको हम लोग लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। करते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य।